चलिए, एक तो इतनी कड़कड़ाती सर्दी में भी आप लोग आए, आपके हिम्मत वाले लोग हो, क्योंकि इतनी सर्दी में भी पढ़ना बहुत मुश्किल काम में से एक होता है। वैसे यहाँ का तापमान न्यूनतम 2 डिग्री को छू गया है। देखो, हमें पढ़ना है, जरूरी नहीं खुले में पढ़े, आप कुछ अलग से प्रयोग कर लेते हैं, थोड़ा हिंदी पढ़ लेते हैं। देखिए, हिंदी पढ़ना, मैथमेटिक्स पढ़ना, इन सभी सब्जेक्ट का जो ट्यूनिंग होती है बिल्कुल अलग अलग होती है। मैथ्स यहां से पढ़ी जाती है और हिंदी यहां से पढ़ी जाती है। पर आप क्या करते हो कि हिंदी में भी दिमाग का इस्तेमाल करते हो और गणित पढ़ते समय दिल का इस्तेमाल करते हो, इसलिए दोनों सब्जेक्ट भी समझ में नहीं आती है। इसे थोड़ा समझना। हिंदी देखिए, हमारी देखा जाए तो हिंदी को तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। हिंदी को तो पढ़ाने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर चूंकि हमारी वो आदत ही पड़ी हुई है कि हमारे हाथ में कुछ पासबुकें आ जाती है, पाठ पढ़े नहीं पढ़े हम क्वेश्चन रट्टा मारना शुरू कर लेते हैं। हिंदी इसलिए धीरे धीरे क्या हो जाती है, कठिन हो जाती है। इसमें एक आज अपन जो पाठ ले रहे हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी, उनका एक पाठ है केदी और कोकिला। देखो, संदर्भ क्यों जरूरी है। वैसे 26 जनवरी भी आ रही है, हम 2 बड़े पर्व मनाते हैं, राष्ट्रीय पर्व। एक तो हमारा जो 3 राष्ट्रीय पर्व होते हैं, पर्वों को मनाते हैं, एक तो स्वाधीनता दिवस, गणतंत्र दिवस और 2 अक्टूबर, इन तीनों को हम मनाते हैं। अब ये चूंकि केदी और कोकिला, अब नाम ही बड़ा उटपटांग है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा केदी और कोकिला। इसका अपन एक्सप्लेनेशन तो बाद में करेंगे। सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में आपको इनके बारे में जानना जरूरी है। 1889 में जब गुलाम भारत में माखनलाल जी चतुर्वेदी का जन्म हुआ था और होशंगाबाद जिले का एक गांव है बाबई गांव करके, वहां पर इनका जन्म हुआ था और वो 16 वर्ष की उम्र में शिक्षक बन गए। अब चूंकि देखिए, जो भी व्यक्ति 1900 के आसपास पैदा हुआ, इसका मतलब वो देश की आजादी के आंदोलन में किसी प्रकार से प्रभावित रहा होगा। देखो, माहौल जब वैसा हो तो नहीं चाहते हुए भी आप उसके अंदर इन्वॉल्व हो ही जाते हो। और वो उस समय गांधी एरा चल रहा था, गांधी युग चल रहा था और गांधी से कोई अनछुआ रहे संभव ही नहीं था। आप या तो गांधी को एक्सेप्ट कर सकते थे या उनका असमर्थन कर सकते थे, पर गांधी को आप इग्नोर नहीं कर सकते थे। इसलिए वो युग ऐसा था, उसमें बढ़ चढ़कर आजादी के आंदोलन में भाग ली, देशभक्त थे, ये पत्रकार थे। कर्मवीर और प्रताप, उस समय के जो प्रसिद्ध मैगजीन निकलती थी, उनका इन्होंने संपादन किया था और 1968 में इनका देहांत हो गया और आजादी के आंदोलन में कई बार ये जेल गए। और इसके अलावा इन्हें जो कहा जाता है एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इनकी जो लेखनी में जो इन्होंने लिखा है उसके अंदर कहीं न कहीं एक भारतीयत्व झलकता था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए इधर रख देता हूं। मैं जो इस कविता को पढ़ने के पहले देखिए, आज हम जो आराम से खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, उसके पीछे कुर्बानियां हैं, 1000 साल की गुलामी है। और आपको आश्चर्य होगा कि जो क्रिश्चियन धर्म महज 2021 साल पहले, 2020 साल पहले पैदा हुआ, से 2020 खत्म होके कल 2021 लग जाएगा, मतलब ईसा मसीह को पैदा हुए 2020 साल हुए। वो जो ईसा मसीह ईस्वी सन चलता है, ईसा मसीह के जन्मदिन से चल रहा है, तो मतलब 2020 साल इस्लाम को, ईसाइयत को हो गया, क्रिश्चियनिटी को हो गया। और जो इस्लाम धर्म है 1700 साल पुराना है। अर्थात कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जो धर्म मात्र 1700 साल पुराना है, जो क्रिश्चियनिटी मात्र 2021 साल पुरानी है, ऐसे दोनों लोगों ने इस देश के ऊपर 1000 साल राज किया। और हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे प्राचीन है। जिस समय इन धर्म का नामो निशान नहीं था, उस समय इस देश में जैन धर्म और बौद्ध धर्म बन चुके थे। इस्लाम और ईसाइयत का नामो निशान नहीं था। उसके पहले, उसके हजारों साल पहले इस देश में एक सनातन धर्म चलता था। और हमारा धर्म कोई हिंदू धर्म नहीं मांगा, हिंदुत्व देखिए, हिंदू की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, एक सनातन धर्म। आपने देखा होगा कि जिस समय दुनिया गुफाओं में रहती थी, अधरंगी घुमा करती थी और ये पेड़ों के पत्ते बांधकर घुमा करती थी, उस समय इस देश के लोग महलों में रहा करते थे। भारत को ऐसे ही नहीं कहा गया है कि सोने की चिड़िया या घी दूध की नदियां बहती थी, ऐसे ही नहीं कहा गया है। आप ये सोचिए कि
जब दुनिया ABCD लिखना नहीं जानती थी, उस समय इस देश में नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे कई हजारों साल पहले। और इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, बिहार में उनके अवशेष आज भी मौजूद है। ऐसे विश्वविद्यालय जिसमें 10,000 से ज्यादा बच्चे, पूरी दुनिया के बच्चे पढ़ते थे, और दुनिया में एक भी सुविधा ऐसी नहीं थी जिसके बारे में उस नालंदा विश्वविद्यालय को पता नहीं हो। हर प्रकार की पढ़ाई वहां चलती थी। जिस प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हो ना, जिसमें कि चेहरे का रूप बदल देते, अंग जोड़ लेते, उसको आज से 1000-2000 साल पहले चरक नाम का व्यक्ति कर चुका था। वो युद्धों में जिन लोगों के हाथ पैर या नाक कट जाती थी या शरीर का कोई अंग कट जाता था, उसे वापस जोड़ने का काम करता था। आप ये सोचिए कि जीरो का आविष्कार हमने किया। पहली बार इस देश के किसी खगोलज्ञ ने पता किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, न कि सूर्य पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है। पहले ये गलत चलता था। जिस दशमलव की खोज हमने की, इन सभी चीजों की हमने खोज, जिस पाइथागोरस प्रमेय की बात की जाती है, उसको बोधायन प्रमेय के नाम से उससे हजारों साल पहले उसकी खोज हम कर चुके थे। आज दुनिया में सबसे बड़े से बड़े जो आविष्कार हो रहे हैं, आपने देखा होगा कि नासा दुनिया का सबसे एडवांस इंस्टीट्यूट है अमेरिका में। वो सटीक गणना करता है चंद्र ग्रहण की, और इसकी गणना करता है इतनी तारीख को चंद्र ग्रहण होगा, इतनी तारीख को इतनी बजे सूर्य ग्रहण होगा। उसके पास तो मशीनों से गणना करता है। और हमारे पास तो एक पंचांग है पुराना, हजारों साल पुराना। उस पंचांग को देख के हम सटीक अनुमान लगा लेते हैं कि इतनी बजे से इतनी बजे तक सूर्य ग्रहण रहेगा। वो नासा वाले भी सोचते हैं कि जिस चीज के लिए उन्होंने खरबों खर्च किए, ये भारतीय तो हजारों साल से वैसे करते। अभी बीच में जयपुर में हम जंतर मंतर गए थे आप में से काफी लोग साथ थे। जंतर मंतर वो जो सौर वेधशाला बनी हुई है, आप चाहे सर्दी में जाओ, बारिश में जाओ, कभी भी जाओ, वो घड़ी हमेशा सही समय बताती है। वहां पर कोई जयपुर में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसी जगह जंतर मंतर में खड़ा होके उस बच्चे की जन्मपत्री हम हाथ से बना सकते हैं कि अभी बच्चा पैदा हुआ, इस समय इतनी बजकर इतनी मिनट में पैदा हुआ, कौन सा ग्रह की दिशा में था, वहां सब पता चलता है। और वो वेधशाला आज से 400 साल पहले, आप सोच लीजिए, आज भी नहीं बना सकता है कोई। और वो जो सीढ़ियों वाली जो घड़ी थी, अपने सूर्य से चलने वाली घड़ी, उसका सटीक आकलन, उसके बराबरी दुनिया आज भी नहीं कर सकती है। तो इसका मतलब ये सोचो कि हम लोगों के पास कितना ज्ञान था। तो फिर ऐसा क्या हुआ पिछले 1000 साल के अंदर कि भारतीयों को पिछड़ा मान लिया गया। देखिए, जैसे ये कहा जाता है, अक्सर ये कहा जाता है कि मुगल आए, उन्होंने ताजमहल बनवाया, उन्होंने कुतुब मीनार बनवाया, उन्होंने लाल किला बनवाया, कहा जाता है। मुझे थोड़ी देर के लिए आप ये बता दो कि ये थे कौन लोग। ये कबीलों से आए हुए लोग थे, घुमक्कड़ लोग थे, आवारा लोग थे, रेगिस्तान में पलने वाले लोग थे, एक लड़ाकू कौम थी, लूटमार करना ये इनका काम था। ये लोग आए 1000 साल पहले कहीं से, अफगानिस्तान उस साइड से, चाहे मोहम्मद गोरी हो, चाहे मोहम्मद गजनवी हो, चाहे चंगेज खां हो, चाहे नादिर शाह हो, ये जितने भी सब, मुझे बताइए कि ये लोग वाकई इतने एडवांस थे टेक्नोलॉजी में। तो भारत में तो ताजमहल भी दिखाई देता है, कुतुब मीनार भी दिखाई देता है, जामा मस्जिद भी है, लाल किला भी है, सब है, बड़े बड़ी इमारतें हैं। सऊदी अरब, अफगानिस्तान, वहां जाओ, वहां पे खंडर तक भी मिलता है। यदि वो लोग वाकई इतने एडवांस थे तो इसका मतलब ये ऐसी किसी चीजें अपने देश में भी तो कम से कम बनाते हैं, पर अपने देश में वो एक नींव की एक पत्थर नहीं रख सके और ये आज दावा करते कि ये हम लोगों ने बनाए। इसका मतलब ये सोचिए कि उस 1000 साल में क्या हुआ। हमारी गुलाबी की कहानी सिर्फ अंग्रेजों के द्वारा नहीं लिखी गई थी। ये जो हुआ ना 1000 साल में हुआ। 1000 साल में दो चीजें हुई। 800 साल 700-800 साल तो इन मुगलों का शासन रहा। इन लोगों ने क्या किया कि इस देश के इतिहास को नष्ट कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय को जब जलाया गया मुगल आक्रमणकारी ने, तो उसके अंदर इतनी किताबें थी कि उस किताबों को जलाने के लिए वो 6 महीने तक नालंदा विश्वविद्यालय जलता रहा। इतनी ज्यादा किताबें थी कि 6 महीने लगे उन किताबों को जलने में। कितना बड़ा ज्ञान इन्होंने नष्ट कर दिया। और धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि 700-800 साल में भारतीय इतिहास की जितनी भी गौरवशाली परंपराएं थी, जो इतिहास में जो लिखा गया था, स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके क्या करते थे, उसे नष्ट करते रहे। और फिर आए अंग्रेज, 200-300 साल पहले आए अंग्रेज। और अंग्रेजों ने क्या किया, जब अंग्रेज यहां पर आए तो पहले तो इनका एक व्यापारी बनकर आए थे ये। फिर बाद में लगा कि यार इस देश को तो बहुत आसानी से गुलाम बनाया जा सकता है, क्योंकि इस देश में फूट डालो, राज करो। तब इन्होंने क्या किया कि अंग्रेजों को ये पता था कि ये हिंदुओं से लड़ नहीं सकते। इसलिए क्या किया कि इन्होंने मुसलमानों को, इन अंग्रेजों ने मुसलमान और हिंदू भाईचारे से रह रहा था पहले,
पर इन अंग्रेजों ने मुसलमानों को प्रेरित किया हिंदुओं के खिलाफ कि लड़ने के लिए कोई तो चाहिए, क्योंकि अंग्रेज तो संख्या में बहुत कम थे और मुसलमान एक लड़ाकू कौम थी, वो आराम से हिंदू से पार पड़ सकती थी। तो हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का काम किया। अंग्रेज आए और अंग्रेजों को जब ये पता चला कि इस देश के इस इन हिंदुस्तानियों को जब अपनी गौरवशाली संस्कृति के बारे में पता चलेगा तो ये लोग अपने पैरों पे उठ खड़े होंगे, हमें यहां से भागना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे इतिहास में संशोधन करने लगे, धीरे धीरे जो भारतीय इतिहास का जो सबसे गौरवशाली उजला पक्ष था उसे खत्म करने लगे। और ये चलता रहा 1800 से लगाकर 1947 तक। और यहां तक कि 1947 के बाद भी जो सरकार आई, ज्यादातर सरकारों ने अंग्रेजों के उस लिखे हुए इतिहास को वैसे वैसे जारी रखा। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि हमारी किताबों में महाराणा प्रताप 4 लाइनों में सिमट जाता है और अकबर महान कह के उसके लिए 4 पेज लिखे जाते हैं। यहाँ शिवाजी का कोई जिक्र नहीं होता है और औरंगजेब के नाम पे पूरे पत्ते भरे होते हैं। अर्थात कि जो भारतीय वीर थे, अब महाराणा प्रताप ने जो प्रोटेस्ट किया था अकबर के खिलाफ, ऐसा तो कोई कर भी नहीं सका था। हल्दी घाटी का युद्ध जिसे थर्मोपल्ली कहा जाता है, वॉर ऑफ द थर्मोपल्ली, दुनिया की सबसे भयंकर लड़ाई में से एक, पर उसका भी हमारी किताबों में कोई जिक्र नहीं, क्योंकि ऐसा इतिहास हमें पढ़ाया गया है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी ने ये जो कविता लिखी है, कैदी और कोकिला, क्या है कैदी और कोकिला, एक्चुअली में माखनलाल चतुर्वेदी आजादी के संग्राम में भाग लेने वालों में से एक थे और ये कई बार जेल में गए थे। देखिए, शायद आपको पता नहीं हो कि जेल क्या होती है। जेल का मतलब ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह में 2 दिन आपको घर के बाहर ताला लगा के अंदर पैक कर दिया जाए, सब खाने पीने की सुविधा हो, सिर्फ 2 दिन, तो आपको पता चल जाएगा आजादी क्या होती है। ये वो दौर था 1857 में गदर की हमने पहली क्रांति की थी। 1857 में गदर की पहली क्रांति हुई थी और उस क्रांति के बाद हुआ ये था कि अंग्रेजों ने दमन कर दिया और इस देश के ऊपर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए। अर्थात कि जिन्होंने भी इस क्रांति में भाग लिया था, धीरे धीरे वो क्या करने लगे, उस सभी क्रांतिकारियों को एक एक करके उन्होंने फांसी पे चढ़ा दिया। और अंग्रेजों को लगा जितनी निर्मम प्रहार इन भारतीयों के ऊपर कर सको ताकि खड़े नहीं हो सके, और रियल में ये हुआ। उन निर्मम प्रहारों की वजह से 1857 से लगाकर 1900 तक, लगभग 50 साल तक भारतीयों की जो चेतना थी, जो आत्मा थी, वो मर गई। हम लोग अपने पैरों पे खड़े नहीं हो सके। ये आवाज उठाना, आजाद मतलब कि आजादी के बारे में सोचना तो दूर की बात थी। उस आजादी के आंदोलन का जो पहला व्यक्ति जो फांसी पे चढ़ा था वो मंगल पांडे था। उस गदर की क्रांति 1857 अभी आपके किताबों में है भी, से इतिहास पढ़ेंगे उस समय, उसको अपन बहुत डिटेल में जाके उसे जरूर पढ़ेंगे। पर 1900 तक आते आते देश में स्थिति ये बन गई थी कि अंग्रेजों को पता चल गया था। देखो होता क्या है, एक बिल्ली का बच्चा हो छोटा सा, उसे इस घर में एक कमरे में पैक कर दो और उससे उसके साथ मस्ती करो। वो बिल्ली का बच्चा क्या करेगा, कभी इधर कूदेगा, कभी इधर कूदेगा, अपने आप को बचाएगा। और ऐसे थोड़ी देर करते रहो ना, एक स्थिति ऐसी आएगी जब वो अपनी पूरी ताकत से प्रहार करता है और आपका जो कंठ होता है 1 सेकंड में निकाल देता है। भले आप कितने भी ताकतवर हो, वो 1 सेकंड में निकाल देगा। मतलब कि वो जो गुलामी वो बर्दाश्त कर रहा है उससे वो मुक्त होना चाहता है। जब बिल्ली का एक छोटा सा बच्चा जब इतना कर सकता है, तो हम तो इंसान थे, 50 साल से घूट रहे थे, 30 करोड़ हिंदुस्तानी थे उस समय, तो स्वाभाविक बात है कि हमारे मन में भी वो घुटन पैदा हो रही थी। तो उस घुटन के खिलाफ 1900 के बाद एक माहौल बनने लगा था। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में हुआ था। कभी भी थे ये, स्वभाव से कभी भी थे। तो कई बार इन्होंने 2 अखबारों का संपादन किया था, प्रताप और ये कर्मवीर 2। उसमें वो अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे और जब भी अंग्रेजों के खिलाफ लिखते थे, पहले सेंसरशिप लागू थी, आप अंग्रेजों के खिलाफ लिख नहीं सकते थे। एक शब्द आपने बोल दिया अंग्रेजों के खिलाफ तो आपको सजा हो जाती थी, जेल, मतलब कि 6 महीने, साल भर, पता ही नहीं कब तक रहो। आपको मैं बात बताऊं कि कभी मौका मिले, क्योंकि आज जिन हालातों में हम हैं उसके पीछे कम से कम 10 लाख लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 10 लाख लोग, उनमें कुछ के ही आप नाम जानते हो, बाकी तो ऐसे लोग थे जो चुपचाप मर गए। और सबसे दर्दनाक मौत वो होती है जब इंसान मर जाए, किसी को पता भी नहीं चले। ये कंडीशन भी उस दौरान रही थी, लाखों लोग मारे गए थे। यदि आपको कभी मौका मिले तो जलियांवाला बाग जरूर जाना। जलियांवाला बाग में 2 से 3 हजार लोग मारे गए थे जनरल डायर की जो फायरिंग में।
वहां पर आप जाओगे जलियांवाला बाग में, चारों तरफ देखना। और मेरा तो था कि कोरोना आ गया, बाकी तो ले ही जाता काफी दूर। इस बार मेरा जो पिकनिक का जो पूरा दिमाग में बना हुआ था वो देशभक्ति वाली थीम थी, वैसी जगह पे जाते हैं। तो वहां पर आप जाओगे जलियांवाला बाग, चारों तरफ जो दीवारों है वहां गोलियों के निशान है, और जितनी गोलियों के निशान है वहां राउंड लगा रखे हैं, बिल्कुल सफेद गोला कर रखा है, उसके अंदर गोली है। और आप जलियांवाला बाग के बीचों बीच आप जाओगे, एक बहुत बड़ा कुआं बना हुआ है। वो कुआं लाशों से भर गया था जब जनरल डायर गोली चला रहा था, क्योंकि उस जलियांवाला बाग में बच्चे भी थे, औरतें भी थी, अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गई, और वो जो कुआं पूरा लाशों से पट गया था। वो कुआं आज भी है। आज भी वहां जाओगे, यदि मिट्टी कोई दी तो खोदोगे यदि गहराई तक, तो आपको काली मिट्टी नजर आएगी। वो एक्चुअल में खून के दाग है, खून से पूरा मैदान भर चुका था। और वो जो लोग मरे उसके किसी को नाम भी पता नहीं। उसी जलियांवाला बाग जैसे घटनाओं के बाद फिर भगत सिंह जैसे लोग पैदा हुए, उधम सिंह जैसे लोग पैदा हुए, चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल्ला खान, या जो वीर सावरकर जैसे लोग पैदा हुए। भारत में से बहुत सारी जेलें आज भी हैं, जिन जेलों में क्रांतिकारियों को रखा गया था 10-10, 15-15, 20-20 साल तक आजीवन कारावास की सजा। जो वीर सावरकर जिसे कहते हैं ना, भारत में एक जेल बनी अंडमान निकोबार, जिसे कहते हैं काले पानी की सजा कहते थे। अर्थात कि उस जेल में यदि किसी को जाने की सजा मिल गई तो इसका मतलब ये है कि अब वो जिंदगी में कभी भी सूरज की किरण नहीं देख पाएगा। उसे काले पानी की सजा कहा जाता था। वो अंडमान निकोबार वो बहुत बड़ी जेल, जिसे जेल को कहते हैं सेल्यूलर जेल। उस सेल्यूलर जेल में वीर सावरकर जैसे लोग सालों तक रहे थे। अभी कुछ दिनों पहले वो जेल बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की, क्योंकि वहां पर देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जो उस जेल में गए थे, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे जो इस जेल में गए। उस जेल को उन्होंने तीर्थ स्थल कहा। और वहां जिस रूम में सावरकर सालों तक रहे थे, उस रूम में बैठकर 1 घंटे तक आधे घंटे तक उन्होंने योग भी किया था, उस महान आत्मा को याद भी किया था। ऐसी बहुत सारी जेलें। आप यदि कभी इलाहाबाद जाने का आपको मौका मिले, जहां चंद्रशेखर आजाद ने खुद की यहाँ गोली मार दी थी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद ने खुद से वादा किया था, खुद से उनका कमिटमेंट था कि जिंदगी में मरूंगा तो आजादी मरूंगा, अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। और देश के किसी गद्दार की सूचना पर जब पुलिस ने उस अल्फ्रेड पार्क कहते इलाहाबाद में, उस पार्क में जब घेर लिया, तो एक बरगद की आड़ में उनके पास जो रिवॉल्वर थी उसमें 6 गोलियां थी, 5 गोलियां, तो 5 अंग्रेजों को तो उन्होंने मार दिया। पर उसे पता था कि अब अंग्रेज उसे उन्हें पकड़ लेंगे, तो एक गोली उन्होंने क्या कर दी थी, खुद को मार दी थी धरती माँ का नमन करते हुए। और जब वो गोली इधर मारी, इधर से निकली, वो निकली हुई गोली उस पार्क में आज भी धसी हुई है, उस बरगद के पेड़ में। वो अपने आप में बहुत पवित्र तीर्थ स्थल है। जब कभी ऐसी जगह जब जाने का मौका मिले, देखिए ये चीजें आप दिल से सोचोगे, तुम कहोगे कि देशभक्ति क्या होती है, ये क्या होती है, वो क्या होती है। आपको यदि एक दिन के लिए पैर में जंजीर बांधकर किसी खूंटे से बांध दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि गुलामी क्या होती है। क्योंकि आपने गुलामी देखी नहीं, इसलिए आपको आजादी की कदर नहीं। और आजादी की कदर इसलिए नहीं क्योंकि इस आजादी की लड़ाई में जो मरने वालों में से आपके घर में से कोई नहीं था। यदि हमारे घर से कोई होता है तो शायद उस आजादी की कीमत को समझते हैं। तो ये जो कविता लिखी गई है माखनलाल चतुर्वेदी की, वो कविता है, संदर्भ है जब वो जेल में थे, जब उन्हें सजा हुई थी और जेल में थे। और एक कवि है, देखो कवि को आप सोचने से रोक नहीं सकते हो, लिखने से रोक नहीं सकते हो। आपको आश्चर्य होगा, वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन, साहित्य, पूरा इतिहास, देश का इतिहास वहां सेल्यूलर जो जेल थी ना, जिस जेल में रहा, उसकी दीवारों पे लिख दिया। और दीवारों में भी कैसे, लिखने के लिए कुछ था ही नहीं, नाखून बढ़ा के नाखूनों से खुरच खुरच के उनकी उंगलियां तक घिस गई थी। उन दीवारों पे इतिहास आज भी लिखा हुआ है। तो ये जो कविता लिखी गई, कैदी और कोकिला, ये उसी संदर्भ में जेल में बैठकर इन्होंने लिखी है। या कैदी का मतलब ये कि जिसके ऊपर अब किसी दूसरे का नियंत्रण हो। कोकिला का मतलब कोयल। देखिए कोयल अक्सर कब बोलती है, दिन में बोलती है, रात में कोयल कभी नहीं बोलती है। रात में सिर्फ उल्लू बोलते हैं, क्योंकि वो दिन में निकलते नहीं है। कोयल सुबह के समय में आराम से मीठा गीत गाती है। और कोयल की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि उसे जाना जाता है कि मीठे गीत के लिए। वह जब गाती है तो लोग आराम से उसको सुनते हैं, क्योंकि आवाज उसकी बहुत मीठी होती है। पर यहाँ पर जो कवि कह रहा है, माखनलाल जी चतुर्वेदी कह रहे हैं कि ये गीत गाना छोड़ दे तू। ये जब देश गुलाम है, पूरा देश एक जेल खाना बना हुआ है, हर व्यक्ति जब जंजीरों में बंधा हुआ है, जो जेल की सलाखों के अंदर है, तब ऐसे सूरत हाल में तू यदि ये गीत गाती है तो इस राग का तेरे लिए कोई मतलब नहीं। गाना है तो कोई ऐसे स्वर में गा कि आग बरसे।
ये जो कविता पूरी उसी संदर्भ में लिखी है, और वो जो जेल के हालात क्या थे, उन जेल के हालातों के बारे में कविता लिखी गई है। मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, समझाऊंगा। आप वीडियो आपका आएगा, आधे साइड में मैं आऊंगा और आधे साइड में वो लिखा हुआ आएगा, इसलिए समझने में कोई मुश्किल होगी नहीं। पहले का पैरा है, देखो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। जब जेल में बंद कवि ने जब कोयल की आवाज को सुना, तो जो अपना दर्द है, जो कवि है, वो अपना दर्द उस कोयल से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, आखिर तुम गा क्या रही हो, सवाल पूछ रहा है। देखो, ये कई बार क्या होता है कि जब हमारे सामने बोलने के लिए कुछ भी नहीं हो, तो हम अक्सर दीवारों से भी बातें करते हैं। जब स्टार्ट में जब लॉकडाउन हुआ था, और मैं लॉकडाउन के 2 महीने मैंने उस पास वाले कमरे में मैं आके पढ़ाता था, मैं वीडियो बनाता था, कोई भी नहीं होता था, गेट बंद करके। और 1-2 महीने के बाद तो स्थिति ये हो गई, मुझे यूं लगने लगा था कि मुझे लगता ही नहीं था कि सामने बच्चे नहीं है। मुझे लगता था कि दीवारें भी मुझे सुन रही है, ये अलमारी सुन रही है। मुझे लगता था कि मैं सेविंग करने वाला जो बॉक्स रखा हुआ वो भी मुझे सुन रहा है, क्योंकि आदत ऐसी हो गई थी ना बिना बच्चों के पढ़ाना। तो जब हम दीवारों से बोल सकते, जब हम पत्थरों से बात करते हैं, हम पत्थरों से बात करते कि नहीं करते, बताओ। नहीं करते तो तुम भगवान के पास जाते क्या? मंदिर में होता क्या है, पत्थर की मूर्ति ही तो है, फिर भी हम बात करते हैं। लोग खो जाते हैं, मूर्ति को देखकर खो जाते हैं। वो क्या है, पत्थर से बात करना ही हमारी आस्था है, इसलिए उसके अंदर हमें एक जीवन नजर आता है। तो यहाँ पर कवि किससे बात कर रहा है, कोयल से बात कर रहा है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, ठीक लाइन, क्यों रह जाती हो, मतलब ये कि तुम कुछ तो ऐसा है जो गाने से चूक रही हो, कुछ तो ऐसा है जो शायद तुम गा नहीं पा रही हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है उस कोयल से कि तुम आखिर किसका संदेश लेकर आई हो, आखिर ऐसा क्या है, कौन सा ऐसा दर्द है जो तुम कह नहीं पा रही हो, कहने से तुम चूक रही हो। अगला स्टांजा है, बड़ा प्यारा स्टांजा है, जो कि उस जेल की स्थिति का वर्णन कर रहा है। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जेल की दीवारें क्या होती है, बहुत ऊंची होती है, 20 से 25 फीट की दीवारें होती है, ताकि कोई उसे लांग के नहीं जा पाए। दूसरी बात है कि वो दीवारें ऊंची इसलिए नहीं होती क्योंकि लांग के नहीं जा पाए। दीवारें ऊंची इसलिए होती है क्योंकि अंदर का कैदी बाहर की दुनिया को कभी देख ही नहीं पाए। वो सिर्फ एक ही चीज देख पाता है, सूरज आ रहा है, सूरज जा रहा है। बाकी बाहर की तरफ क्या हो रहा है, कैदी शायद जब तक वो कैद में, तब तक वो उसे पता ही नहीं रहता है। तो ऊंची काली दीवारों के घेरे में, दीवारें ऊंची ऊंची है, चारों तरफ से उन्हें घेरे हुए हैं। डाकू चोर बटवारों के डेरे में, और जेल में होता कौन है, डाकू होते हैं, चोर होते हैं, यही लोग होते हैं। और जब किसी क्रांतिकारी को, किसी देशभक्त को जिसने चोरी नहीं की, डकैती नहीं की, फिर भी उसे क्या कर दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है। तो जेल में सब तो शरीफ होंगे नहीं, बाकी तो डाकू चोर लुटेरे होंगे। तो उनके घेरे के बीच में एक तो चारों तरफ ऊंची ऊंची काली दीवारों के घेरे हैं, और उसके बीच में कौन, किसके डेरे हैं, डाकू और चोरों के। जीने को देते, कभी जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी नहीं देते तड़प रह जाना। कवि कह रहा है कि जीने के लिए 2 वक्त की जो रोटी चाहिए वो भी तो ये नहीं लोग नहीं देते हैं, और यहां तक कि मरने की इच्छा बहुत होती है पर ये मरने भी तो नहीं देते हैं। बस एक ही काम रह जाता है, जियो जैसे तैसे करके जियो, तड़प तड़प करके जियो। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है। शासन है या तम का मतलब होता है अंधेरा, तम का प्रभाव गहरा है। क्या कह रहा है कवि, देखिए, जीवन पर अब दिन रात, जीवन पर पहरा, इसका मतलब क्या हुआ। देखिए, आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन की सबसे मौलिक आवश्यकता क्या है? आपको हमेशा लगता होगा कि 2 टाइप का अच्छा खाना मिल जाए, अच्छा नाश्ता मिल जाए, कभी कभी पानी पूरी भेलपूरी खाने मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, ये सब मिल जाए। तो क्या वाकई ये जीवन होता है? तो चलो मैं कहता हूं, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। यदि आप में से कोई भी इस बात के लिए तैयार नहीं होगा, आपको एक बहुत बड़े महल में रख दिया जाए, बहुत बड़ा महल, हर प्रकार की सुख सुविधाएं, बहुत बड़ा महल है, इस गांव से भी जब बड़ा महल है, अंदर आपको रख दिया जाए, आप अकेले हो, ये महल उसका तुम्हें दे दिया जाए, तुम्हारा महल, हर प्रकार की सुख सुविधा इसके अंदर आप मौजूद है, हजारों साल तक जी सकते हो, इतनी है। बस शर्त एक है, इस महल से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, और मेन गेट पे बहुत बड़ा ताला लगा दिया जाएगा, तुम्हें जीवन भर महल के अंदर ही रहना है, बस बाहर नहीं निकल पाओगे। सब सुविधा है,
हर प्रकार के कपड़े लत्ते, हीरे जवाहरात, खाना पीना सब अंदर। आप में से शायद ही कोई तैयार होगा। क्यों? आपको लगता है कि खाना पीना, कपड़े वगैरह, जेवर वगैरह यही जब जीवन है, तो वो जीवन तो वहां मिल रहा था, पर आप में से कोई तैयार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तब आपके जीवन पर पहरा बैठ जाता है। जीवन में सबसे प्रमुख चीजों में हमें अच्छी लगती है वो है हमारी अपनी आजादी। क्योंकि हम नहीं चाहते, छोटा बच्चा भी नहीं चाहता है, छोटा माँ भी जब छोटे बच्चे जब चलना सीख जाता है, उंगली पकड़ के जब ले जाती है, बीच बीच में छोटा बच्चा भी क्या करता है, उंगली को झड़क देता है, वो हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगता है कि माँ का पहरा भी उसके ऊपर रहे। तो जेल में क्या कह रहा है कवि, जीवन पर अब दिन रात बड़ा पहरा है, क्योंकि दिन उगता है, रात ढलती है, अंधेरी रात आती है, चांद सितारे चमकते हैं, फिर से सूरज चमकता है, फिर ये चलता, सब कुछ चलता रहता है। परंतु यूं लगता है कि जैसे कि इसके ऊपर किसी ने पहरा बैठा दिया हो। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। ये कवि कह रहा है कि ये अंग्रेजों का कैसा शासन है, या ऐसे लगता है कि जैसे इस शासन के ऊपर रात का गहरा प्रभाव है। रात एक्चुअल में हमारी नजर में रात क्या है? रात हमारी नजर में है एक प्रतीक है निराशा का। जैसे रातों को क्या कहते हैं कि निराशा का प्रतीक, और जब सुबह होती है तो उसे हम बहुत पॉजिटिव लेते हैं, इसे हम एक सकारात्मक रूप से लेते हैं। तो यह कवि कह रहा है शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली मां में जगी क्यों आली। कवि कह रहा है कि ये रात भी एक निराश करके जा रही है, और इस निराशा के इन घोर पलों में हे कोयल इस समय काली मां मई जगी क्यों आली। हे कोयल, आली का मतलब होता सखी होता है, इस अंधेरे समय में तू आखिर क्यों जगी, तुझे बोलने की जरूरत क्या पड़ी, तुझे गाने की जरूरत क्या पड़ी, जबकि कोयल अक्सर क्या करती है, वो हमेशा दिन में ही गाती है। क्यों हूक पड़ी, कभी अब वापस कोयल से पूछ रहा है, कैमरे में आए तारे कोई बात नहीं चलेगा, उसमें शर्मात नहीं है। क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। हुक का मतलब होता है कि मन से हुक का उठना। देखिए, एक तो आवाज का निकलना एक अलग चीज है, हुक का मतलब दर्द जो होता है। कई बार क्या होता है कि हम चीख के रो नहीं पाते हैं, और अचानक दिल से एक टीस निकलती है, हम अपने आप में रोते हैं, उसे कहते हुक। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो। कभी पूछा है, कोयल से पूछा है कि आखिर ऐसा क्या दर्द हुआ जिसकी वजह से तुम्हें ये चीज सहनी पड़ी, आखिर इसकी हुक उठी। क्या लूटा, कभी पूछा है क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि आखिर तेरा क्या लूटा। कल मैं बैठा था, मैंने कविता लिखी है, मैंने शायद मेरे फेसबुक पे भी डाली, उधर डाली भी है, मैंने शायद कल मैंने स्टेटस पे भी रखी थी। आपको यदि स्टेटस पे यदि याद भी होगी तो यदि पढ़ने का मौका मिले तो पढ़ना जरूर से, और मेरी कविता को पढ़ना। मैं जो मैं लिखता हूं जिसका मतलब वो मेरी अपनी सोच है, मेरे किताबों की लाइनें कॉपी पेस्ट कभी नहीं करता हूं, जो लिखता हूं अपना मौलिक ही लिखता हूं। वो कविता लिख रहा है, मैंने लड़कियों के ऊपर ही वो कविता लिखी है, तुम लिखना, कल उसके बारे में अपन बात करेंगे। हाँ, आगे देखिए, क्या हुआ बावली। बावली का मतलब पागल, यहाँ कोयल को बावली कह रहा है। कवि क्यों कह रहा है, क्या हुआ बावली अर्धरात्रि को चीखी। कवि कोयल से पूछ रहा है कि हे बावली पागल, तुझे क्या हुआ, अर्धरात्रि को चीखी, पर आधी रात को तू इस प्रकार से चीख उठी। मतलब कि आधी रात को तो पूरी दुनिया सोई रहती है, उसके बीच में कोई अचानक चीख उठता है तो क्या प्राय जाता है, क्या इसका अर्थ जाता है कि कहीं कुछ तकलीफ है। कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी। दावानल जो जंगल में जो आग लग जाती है ना, या आग का मतलब किसी आग से नहीं है। देखिए, एक आग वो होती है जो हमें सामने जलती हुई दिखाई देती है, लपटे दिखाई देती है। एक आग वो होती है जो इंसानी मन में जलती है, जो कभी दिखाई नहीं देती है। आग के जलने का सिर्फ मतलब ये हो कि देखिए, जब तक आपके मन में आक्रोश नहीं होगा तब आप किसी भी नए को लाने के फेवर में नहीं रहोगे। आप हमारी गुलामी के 200 साल पूरे हो चुके थे, और 200 साल की गुलामी के बाद जो हमारा जमीर मर चुका था, जो हमारी आत्मा मर चुकी थी, उस मरी हुई आत्मा के बाद फिर से एक बार कहीं के मन में जो आक्रोश पैदा हो रहा था, या कवि कह रहा है कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वाला है दिखी, कि तुम्हें कौन सी ऐसी आग जलती हुई दिखाई दी जो तुम आधी रात को तुम
बोल उठी कोकिल बोलो तुम। वापस पूछा है कोयल से। अब यहाँ पर देखो बहुत ही ये वाला पैराग्राफ बहुत ही कमाल का पैराग्राफ है। ये जो पद्यांश है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि उस कोयल से कह रहा है हमारे पैरों में जो जंजीरें पड़ी हुई है। अब इसमें देखो या कवि ने जो जंजीरों को गहना कहा है। कई बार क्या होता है कि देखिए हम अपने एक बंधन के मोह से ग्रस्त होते हैं। आपको क्या लगता है कि जितने रिश्ते नाते हैं वो क्या है, बंधन ही तो है। ये पर उस बंधनों को हमने गहना बना दिया है। अब जैसे देखिए बाहर कहीं यदि आपको पता चले कि किसी दूसरे गांव में कोई अचानक मौत हुई है, तो मौत होती है, दुख होना चाहिए, पर आपको दुख नहीं होता है। पर जब आपको ये पता चले कि आपके घर में किसी की मौत हो गई है, तो उस मौत में क्या फर्क है, दोनों तो सेम है ना। मौत का मतलब यही होता है जीवन से मुक्ति। पर एक मौत पे हमें बिल्कुल दुख नहीं होता है, पर एक मौत जो हमारे घर में हुई है तो इसमें दुख होता है। क्यों? क्योंकि जहां दूसरे गांव में मौत हुई है उसके साथ हमारे बंधन के तार जुड़े हुए नहीं थे, हमारे रिश्ते जुड़े हुए नहीं थे। तो हमारे रिश्ते ही क्या होते हैं, हमारे रिश्ते ही हमारे लिए सबसे बड़े बंधन होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें बंधन होते हैं जिन्हें हम अपनी नियति मान लेते हैं। एक कुत्ते के गले में बंधा हुआ पट्टा, वो उसके लिए एक दास्ता का प्रतीक है, गुलामी का प्रतीक है। पर कुछ समय के बाद जो कुत्ता होता है वो उस पट्टे को अपनी नियति मान लेता है, वो उसके लिए गहना बच जाता है। क्या कवि कह रहा है, क्यों देख न सकती जंजीरों का गहना। कवि कोयल से कह रहा है कि हमारे पैरों में जो जंजीरें बंधी हुई है, क्या उस जंजीरों के उस गहने को, इस जंजीरों को क्या तुम देख नहीं सकती हो। हथकड़िया क्यों, ब्रिटिश राज का गहना, जिसे तुम हथकड़िया कह रहे हो, ये हथकड़िया नहीं है, ये ब्रिटिश राज का गहना है। अर्थात कि इन अंग्रेजों ने, इन जिन्होंने हमें गुलाम बनाया है, और उन्होंने, इन अंग्रेजों ने, इनके जो अत्याचार ने हमारे हाथों में जो बेड़िया है और हमारे पैरों में जो जंजीरें हैं, ये एक प्रकार से किसी गहने से भी कम भी नहीं है। कोल्लू का चर्रक चू जीवन की तांग, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखेगा। देख कोल्लू का चर्रक चू, इसका समझिए, जो कवि ने नए तरीके से कविताओं को इन्हें लिखने की क्या की है, कोशिश की है। कोल्लू का चर्रक चू, आपने कोल्लू में, अभी तो ये नहीं होता है, जो घानी होती है, घानी जिसमें पहले तेल निकाला करते थे, उसमें क्या होता था कि जो एक बीच में एक बड़ा यंत्र होता था और लकड़ी से अपने बैल के बांध दिया जाता था, और बैल पूरे दिन क्या करता था, उस घानी के चारों तरफ घुमा करता था। जब अंदर से तेल निकलता था तो जो घानी के अंदर वो चर्रक चू की आवाज आती है, विशेष प्रकार की आवाज आती है। यहाँ पर जो कवि कह रहा है, वो कह रहा है कि वो बैल कुछ नहीं, हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारी स्थिति लगभग वही बन चुकी थी। हमारी जो जिंदगी है, जैसे कोल्लू का बैल होता है, उसकी जिंदगी क्या होती है, पूरे दिन भर चलता रहता है, पर वो कहीं पहुंच नहीं पाता है। पूरे दिन चल रहा है वो, पर वो कहीं पहुंच नहीं पा रहा है। कोल्लू का चर्रक चू जीवन की तांग, गिट्टी पर उंगलियों ने लिखेगा। अर्थात कि गिट्टी पर, गिट्टी का मतलब जो मजदूर काम करते हो, मिट्टी में काम करते हैं, गिट्टी में काम करते हैं, और हमने यहाँ के मजदूरों ने जो जीवन का एक पूरा संगीत है वो इन मिट्टी पे लिख दिया, लोगों दूसरों के काम करते हुए लिख दिया, इस देश को बनाते हुए एक पूरा जीवन का संगीत लिख दिया, जिनकी स्थिति ये हो गई। देखिए अंग्रेज इतने ताकतवर क्यों हुए, अंग्रेज तो थे, मुट्ठी पर थे, 10,000 से ज्यादा अंग्रेज देश में ही थे, पर बड़े शाही अंदाज से रहते थे। क्योंकि काम करने वाले कौन थे, कोल्लू के बैल कौन थे, भारतीय थे। जो काम कर रहे थे, मेहनत का मजदूर कौन थे, भारतीय थे। अर्थात कि देश के निर्माण में भारतीय बैल की तरह लगा हुआ था, पर मजे जो जिंदगी के पूरे कर रहे थे वो कौन कर रहे थे, अंग्रेज कर रहे थे। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारी आली। अर्थात ये कह रहा है कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट का मतलब होता है कि जो कुएं से पानी निकाला जाता है। पहले क्या होता था कि पहले ये मोटर वगैरह नहीं होती थी, नल वगैरह, बोरवेल ये नहीं हुआ करते थे,
तो पहले क्या करते थे कि जैसे कुआं होता था, इतना बड़ा चमड़े का वो बना होता था, वो रस्सी बंधी हुई होती थी, और उसे क्या करते थे, उसमें डालते थे, कुएं के अंदर डालते थे। पर जो बैल होते थे, फिर वो इतना भारी हो जाता था, उसको खींचने का काम कौन करता था, बैल करते थे, तब जाके कुएं से पानी निकलता था। तो उस जो मोट को खींचने वाला जो बैल होता है, अर्थात कि हम दूसरों की सुख सुविधा के लिए हम सब कुछ करते थे। आप देखिए, आप महलों में गए हो कभी, महलों में आपने देखना कि आज भी ऐसे महल है, कभी मेरे साथ और चलना, अपन जाएंगे, ऐसे जो रानियों के महल होते थे, महल के ऊपर बहुत बड़े बड़े पंख जैसे लगे होते थे, पंख इतना जैसे जो हाथ से अपन वो झूलते थे, क्या कहते उसे, पंखा, बहुत बड़े बड़े लगे होते थे, बिल्कुल बहुत बड़े बड़े। अब उनको छत पे लगे होते थे, उन्हें कौन खींचता, उस जमाने में पंखे नहीं थे, ऐसे नहीं था। उस समय क्या करते थे कि राजा रानी सोए रहते थे, वो जो बड़े बड़े जो पंखे होते थे, 2 रस्सियां बांधते थे, और रस्सियां बाहर दरवाजे के बाहर तक जाती थी, और जो 2-3 मजदूर होते थे लगातार क्रम से क्या करते थे, उन पंखों को हिलाते रहते थे, और राजा रानी या उनके बच्चे आराम से सोया करते थे। आप सोचिए कि वो अपने सुख सुविधा के लिए आखिर क्या क्या नहीं करते थे। आप इन भारतीय जितने भी पुराने महल है, उसमें ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जहां आपको पता चलेगा। देखिए, मैंने आपको चित्तौड़गढ़ घुमाया था, मैंने आपको जयमल फत्ता की हवेली के बाहर में छोटे छोटे क्वार्टर बताए थे। यदि आप में से कोई मेरे साथ रहा हो उस समय, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे समझने के लिए रहते थे। जयमल फत्ता की हवेली बहुत बड़ी है, और उसके ठीक सामने की तरफ छोटे छोटे रूम, इससे भी छोटा रूम, इससे आधा रूम, उस रूम में सैनिक रहते थे। वो कौन से सैनिक, जिन्होंने चित्तौड़ की रक्षा का भार जिनके कंधे पे था, वो बेचारे नारकी जीवन जीते थे, और जो राजा वगैरह बड़े बड़े महलों में रहते थे। अर्थात ऐसे है कि अपने लोगों के समय में भी हम दुखी थे, अंग्रेजों के समय में भी हम दुखी थे, क्योंकि आम व्यक्ति है, जो मजदूर है, जो खेतों में काम करने वाला किसान है, जो सड़क पे काम करने वाला मजदूर है, ये सभी बहुत पहले से ही बहुत दुखी रहे। तो यह कवि कह रहा है कि दिन में करुणा क्यों जगह रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढारी आलीम, कि तेरे मन में आखिर ये करुणा क्यों जग रही है, कोयल के मन में। क्योंकि कोयल का मतलब किसी कोयल से नहीं है, उन भारतीय संवेदनाओं से। यदि किसी दर्द को, जेल में बंद किसी भारतीय कैदी को दर्द को यदि कोई समझ सके, तो इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। आगे है, इस शांत समय में अंधकार को बेद रो रही क्यों है, कि चारों तरफ एक खामोशी है, अंधेरा है, सहमी हुई अंधेरी रात है, हवाओं में डर है, सहमी सहमी रात है, और ऐसे समय में भी अंधकार को बेद रो रही क्यों। कवि कोयल से पूछ रहा है कि तेरी आवाज जो अंधकार को भी भेद रही है, और तू इस आधी रात में, सहमी सहमी रात में, आखिर कोयल तू क्यों रो रही है, कोकिल बोलो तो। फिर कवि कोयल से पूछता है, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बाती बो रही क्यों। देखो यहां पर, देखो अब कवि आया लाइन पे, विद्रोह का बीज। देखिए, हमेशा ध्यान रखना कि कहीं पीछे कुछ क्रांति होती है ना, अचानक नहीं होती है। जैसे चूल्हे के ऊपर चावल रख दो, रखते उबाल आ जाएगा क्या, समय लगेगा, पानी गर्म होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म होगा, चावल थोड़े पकेंगे, उसके बाद उबाल आता है, इसके पहले नहीं आता है। अर्थात कि जिस समय उबाल आया तुम कहोगे कि बस अभी काम नहीं, ये काम तो बहुत पहले ही स्टार्ट हो चुका था। जब उसको आपने धीमी आंच पर तपेली को रखा होगा, उस समय वो काम स्टार्ट हो चुका होगा। इसलिए जब क्रांति होती है, क्रांति का एक विस्फोट आपको नजर आता है। जैसे आपको लगा होगा कि 1857 की क्रांति हो गई, मंगल पांडे ने आके क्रांति कर दी, नहीं, उसके पहले अंदर ही अंदर जो ये जो क्रांति का जो कुकर है, पहले किसी भट्टी पे रखा जा चुका होगा, और धीरे धीरे अंदर वो भाप इकट्ठी हो रही थी, और जब भाप विस्फोट के साथ बाहर निकलती है, तब हमें लगता है कि क्रांति हुई। पर क्रांति का अपना बीज द्रोह होता है। यहाँ कवि कह रहा है कि चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बात की बो रही क्यों, कि तुम अंग्रेजों के खिलाफ हे कोयल, तुम विद्रोह का बीज क्यों बो रही हो। कोकिल बोलो तो, बताओ कोयल, आखिर तुम्हारे मन में विद्रोह की भावना क्यों है। ये कोयल के रूप में हर भारतीय की आवाज है, किसी एक की नहीं। ये हर भारतीय में हर भारतीय की आवाज है, किसी एक की नहीं, ये हर भारतीय की आवाज है। काली तू, कवि कह रहा है कि कोयल से कह रहा है कि तू तो काली है ही है,
कोयल काले रंग की होती है। काली तू, रजनी भी काली, रजनी का मतलब होता है रात, रात भी क्या होती है, काली होती है। रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। और जो शासन है, शासन किसका था, इनका अंग्रेजों का। और उनकी जो करनी थी, जो कार्य करने की शैली, वो भी काली थी, मतलब कि अंधेरा शासन छाया हुआ था। काली लहर कल्पना काली, जो लहर चल रही है, एक निराशा की जो लहर चल रही है, वो भी काली। और हम कल्पना काली का मतलब हम जो सोच रहे हैं, नेगेटिव जो सोच रहे हैं, वो कल्पना भी क्या एक प्रकार से काली। क्योंकि जब आप पॉजिटिव सोचते हो तो आपके चेहरे पे प्रसन्नता होती है। कोई व्यक्ति आत्महत्या करने के बारे में सोच रहा है तो चेहरे पे उसकी स्माइल नहीं होगी, उसके चेहरे पे क्या होगा, रोष होगा, गुस्सा होगा, दुख होगा। यहाँ पर कवि कह रहा है काली लहर, जो समय चल रहा है वो भी काला, कल्पना काली, जो हम सोच रहे हैं वो भी काला, मेरी काल कोठरी काली। क्या कह रहे कवि, और जिस काल कोठरी में, काल कोठरी इसलिए कहा जाता था कि जहां समय रुक जाए। काल का मतलब क्या होता है, समय। कोठरी का मतलब एक छोटा सा रूम, एक ऐसा रूम, अंधेरा रूम, जहां समय रुक जाता है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है कब सूर्य हुआ, कब अस्त हुआ, क्योंकि वहां सूर्य की किरणें पहुंचती नहीं है। वहां 24 घंटे क्या होते हैं, वहां अंधेरा रहता है। तो मेरी काल कोठरी काली, कवि कह रहा है कि मेरी जो काल कोठरी है वो भी क्या है, काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जिन जंजीरों से मुझे जकड़ा हुआ है, जिन हथकड़ियों से, बेड़ियों से मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, वो सभी बेड़ियां भी किस रंग की है, काले रंग की है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, किस पर है गाली ए आली। और इस सब के ऊपर एक पहरा बैठा दिया गया है। एक तो अंधेरे बंद कमरों में पैक है, कहीं सूरज की रोशनी नजर नहीं आती है, उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। और ऊपर से अंग्रेजों ने उनके पहरे बैठा दिए, क्योंकि हर थोड़ी देर के बाद अंग्रेज क्या करते हैं, पहरे देने के लिए आते हैं। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, संकट काला है, संकट बहुत विकट है, क्योंकि हम गुलाम हैं। अब देखो, यदि हम गुलाम है तो इससे बड़ा संकट हम पे हो ही नहीं सकता है कुछ भी। क्योंकि जीवन में सबसे प्यारी चीज जो हमें होती है वो हमारी अपनी आजादी होती है। वो जब हमारे पास आजादी नहीं है तो ये फिर जो भी बाहरी भौतिकवादी दुनिया नजर आती है, कपड़े लत्ते सुख समय, ये सब फालतू की बातें हैं। तो इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, ये जो संकट छाया हुआ है देश के ऊपर, इस समय तो एक नशा सा चढ़ा हुआ है इस देश के ऊपर मर मिटने के लिए। देखिए, ये एक जज्बा होता है, ये जज्बा ही 21-22 साल के भगत सिंह को फांसी पे चढ़ने के लिए मजबूर कर लेता है। भगत सिंह चाहते तो आई एम सॉरी कहता है, अंग्रेजों को कहते हैं आई एम सॉरी, गलती हो गई, फांसी से बच जाते। पर उस आदमी ने अंग्रेज सरकार से माफी नहीं मांगी। दाढ़ी पीछे भी बराबर नहीं आई थी। तुम्हारी उम्र का रहा होगा, तुमसे 1-2 साल बड़ा होगा, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा, 3-4 साल बड़ा होगा, ये मान लो, यही उम्र रही होगी जब अंग्रेजों ने उससे कहा कि माफी मांग ले, बच्चा है तू तो भी, उसने कहा कि नहीं मांगूंगा माफी। जब सब उससे घर वालों ने कहा कि माफी मांग ले, बाहर निकलेगा तो हो सके तो और बड़ी लड़ाई लड़ सके। तो भगत सिंह ने एक बहुत प्यारी बात कही थी, जो कहता ये यार जो कह मदबाती, मतलब मस्त करने वाली नशीली बात। भगत सिंह ने एक बात कही थी, आज जो मैं बच गया तो मैं एकमात्र भगत सिंह बन के रह जाऊंगा, पर आज 21-22 साल की उम्र में मैं हंसते हंसते इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यदि मैं फांसी के फंदे को चूम लूंगा और अपने गले में डालूंगा तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस देश के हर घर से एक भगत सिंह पैदा होगा और कुछ ही सालों में हम आजाद हो जाएंगे। और भगत सिंह ने अपने वादे को पूरा किया। जब ले जाया जा रहा था फांसी के तख्ते पर, तो आराम से गीत गाते हुए गए थे, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिसे हम अक्सर इधर उधर सुना करते हैं। और जब वहां पर तीनों को जब ले जाया गया, सुखदेव, तीनों को, सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को, तीनों लगभग हम उम्र थे, अच्छे दोस्त थे। जब फांसी के फंदे के ऊपर, क्योंकि एक साथ 3 लोगों की फांसी पहली बार हो रही थी, तो अलग से तख्ता बनाया गया था। वहां गए, रोका, तो उनको पूछा कि भाई अंतिम इच्छा क्या है। तो उन्होंने कहा कि तीनों दोस्त एक बार गले मिलना चाहते हैं। और तीनों आपस में गले मिले और उन्होंने अपने हाथ से वो जो काला कपड़ा होता है अपने गले में डाला, जल्लाद ने फांसी फंदा उसके गले में फंसाया और फिंगर दबा दिया, लीवर दबा दिया, और थोड़ी देर में ही उनकी मौत हो गई। और फांसी उस पर चढ़ने के पहले, फंदा डालने के पहले, इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा था इतना जोर से था कि लाहौर की उस जेल से बाहर तक वो नारा गया था, उनकी वो आवाज गई थी। आप सोचिए, मरने के पहले इतना नशा,
बहुत कम लोगों के मन में होता है, पर ये होता है। जब गुलामी है ना, आपकी सांसों को जब जकड़ना शुरू कर लेती है, उसके बाद एक समय आता है कि जब आप बिल्कुल अपने आप को मारकर भी आप आजाद होना चाहते हो। तो आगे कह रहा है, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को, क्यों कर हो तेराती, कोकिल बोलो तो। कवि कह रहा है कि जो तुम्हारे चमकीले गीत हैं, जो मीठे गीत हैं, जो मीठे गीत तुम्हारी तराने जो हवा में जो इधर से उधर तैर रहे हैं, उनमें अब क्रांति की आग खोलो। बहुत हो गया ये मीठा गाना। मीठा गाना हम अक्सर दूसरों को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, पर एक जो आक्रोश होता है, जिसे कहते हैं हुक्कार होती है, उन हुक्कार के साथ अब गाना तुम शुरू करो। तुझे मिली हरियाली डाली। कवि अब कोयल से क्या कह रहा है कि तुझे तो हरी डाली मिली है, जिसके ऊपर तू क्या कर सकती है, रह सकती है। तुझे मिली हरियाली डाली, तुझे मिली हरियाली डाली, अर्थात कि तेरे रहने के लिए तो तुझे हरी भरी डाली मिल गई। मुझे नसीब कोठरी काली। इसमें दो जीवन का वर्णन बता रहा है। एक तो आजादी का जीवन जो कोयल को नसीब हुआ है, एक गुलामी का जीवन, काल कोठरी का जीवन जो किसको नसीब हुआ है, उस कवि को नसीब हुआ है। तो कवि कह रहा है, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, अर्थात कि नभ का मतलब आकाश। कोयल तेरा तो पूरे आकाश में संचार रहता है, तू पूरे आकाश में इधर से इधर कूदती रहती है, आसमान में उड़ती रहती है।